इस क्वेश्चन में आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें पहले हम ट्रीट कर रहे हैं आपके प्रोपेन आयोडाइड को NaCN के साथ। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा और यहाँ पे I के बदले क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। अब उसके बाद इस साइनाइड को हम पार्सली हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। तो पार्सली हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है कि साइनाइड जो ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है अमाइड में। तो पार्सली हाइड्रोलाइसिस में अमाइड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो CN है तो एक B जो बनेगा B बनेगा ऐसा कुछ। उसके बाद उसको किया गया है NOHBr2, तो ये आपका B बन गया। अब NOHBr2 डालने पे क्या होगा, तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ऑकर करेगा तो आपका ये CO ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2, यानी ये जो आपका कंपाउंड क्रिएट हुआ है ये हो गया आपका प्रोपाइल अमाइन। तो ऑप्शन आपका 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस रिएक्शन में आपका प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। तो ध्यान देंगे, जो पहला ए ऑप्शन है इसमें आपके पास आइसोसाइनाइड है। अब इसको आप रिड्यूस करोगे तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जो आइसोसाइनाइड हो रिड्यूस होकर बनेगा NHCH3 इसमें जुड़ेगा, यानी ये बन रहा है सेकेंडरी अमाइन। यानी आपका जो ऑप्शन ए है इसमें ही प्राइमरी फॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर ए होगा। बाकी ऑप्शन भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं और रिकन्फर्म कर लेते हैं इसको। तो ध्यान देना, आपके पास अमाइड है, तो ध्यान देंगे जब भी कोई भी अमाइड होता है उसको आप रिड्यूस करते हो यूजिंग LLH4, तो उसमें सिंपली क्या होता है, यहाँ का जो CO ग्रुप है उसको रिप्लेस करके आपको यहाँ पे CH2 लगा देना होता है। यानी इस केस में जो कंपाउंड है ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2, यानी आपके पास प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो चुका है। सी ऑप्शन में आपका रिएक्शन जो है उसमें अमाइड है, उसमें डाला गया Br2NOH-, यानी ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का रिएजेंट है। तो क्या होगा, बीच का CO हटा देगा और बन जाएगा CH3NH2, यानी ये भी क्या आपका प्राइमरी अमीन बन चुका है। नेक्स्ट है आपके पास साइनाइड है CH3CN, तो उसमें क्या होगा CH3 CH2NH2 का फॉर्मेशन होगा, तो ये भी आपका क्या है, अमीन क्या है, प्राइमरी है। तो ध्यान देंगे, आप देख रहे हो कि BCD में आपका प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑप्शन ए जो था उसमें आपका प्राइमरी अमीन नहीं सेकेंड अमीन फॉर्म कर रहा था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले निकाल चुके थे। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में से पूछा गया है कि किस तरीके से आप एसिटामाइड यानी CH3CONS2 को कन्वर्ट करोगे मीथेनामाइन में। तो ध्यान देना, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि अमाइड का जो CO ग्रुप है उसको आप हटा रहे हो। ये हटाने का सिंपल तरीका होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसका रिएजेंट होता है Br2 + KOH। तो आपका बीच का CO ग्रुप हटेगा और आप इसको जोड़ सकते हो, यानी आपका जो ऑप्शन ए होगा इसके लिए करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग, सिंपल आपके नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन नीट में आने का हाई चांसेस रहता है, तो आपको सारे नेम रिएक्शन को याद कर लेना है। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस। चलो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस मेथड से आप अनिलीन बना नहीं पाओगे। तो ध्यान देंगे, पहला जो ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें बोला गया है डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विद ब्रोमीन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ये बेसिकली हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का एग्जांपल है। तो अगर हम बेंजामाइड को ट्रीट करते हैं Br2 + NaOH के साथ, तो होता क्या है, ए ग्रुप हट जाएगा और N जो है इस रिंग से कनेक्ट हो जाएगा, यानी आपका बन जाएगा अनिलीन। यानी पहले ऑप्शन से हम अनिलीन बना सकते हैं, यानी ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद H2PD इन इथेनॉल। तो आपके एनसेट में लिखा हुआ है कि नाइट्रोबेंजीन को आप अगर रिड्यूस कर तो H2PD इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो आपका फॉर्म करता है अनिलीन, ये लिखा हुआ है। तो इससे भी आप अनिलीन बना सकते हो। ठीक है, ये भी अनिलीन बन जाएगा। ऑप्शन डी का हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड विद एसिडिक सॉल्यूशन। तो ध्यान देना, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे आप NC इन एसिडिक मीडियम, तो इसमें क्या होता है, ये जो कार्बन जाता है फॉर्मिक एसिड में और ये जो पोजीशन है आपका, इतना जो पार्ट है
ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके प्राइमरी एमीन में, नहीं बन जाएगा, यहाँ भी एनिलीन फॉर्म कर जाएगा, यानी ऑप्शन डी में हमें एनिलीन फॉर्म करने वाला है। तो ए बी एंड डी में एनिलीन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक बार सी ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें बोला गया है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड ट्रीटेड विद द क्लोरोबेंजीन फॉलो बाय द हाइड्रोलाइसिस विद एक्वस NaOH सॉल्यूशन। तो बेसिकली आपका एक गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पे बेस्ड क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे। तो अगर आप थैलामाइड के सॉल्ट को में डालते हो क्लोरोबेंजीन, तो प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे कि प्रोसेस तभी होता, ये प्रोसेस यहाँ पे होता क्या है कि जब जैसे भी हम लोग थैलामाइड में डालते हैं RX, तो यहाँ पे एक SN2 रिएक्शन होता है, यहाँ पे एक SN2 रिएक्शन होता है, और ये RX में जो नेगेटिव पार्ट N पे अटैक करता है, और यहाँ पे आपका जो SN2 प्रोसेस के थ्रू ये प्रोसेस होगा, और इस N से R का लिंकेज होता है, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद यानी N से R लिंक होगा, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद यहाँ से क्या होता है कि N का बॉन्ड टूटेगा और N पे H जोड़ के RNH2 बन जाता है। अब प्रॉब्लम यहीं पे है कि जो क्लोरोबेंजीन है इस पे जब SN2 अटैक हो रहा होगा तो ये जो क्लोरीन का बॉन्ड है टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? कि क्लोरीन का जो लोन पेयर है गया रेजोनेंस पे, तो ये जो बॉन्ड होता है कहीं ना कहीं PDC पार्शियल डबल कटर बिल्ड हो जाता है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। प्लस तो यहाँ पे अगर ये सील हट के कडायन भी अगर बनाते तो कडायन ऐसा बनता, तो कडायन भी क्या होता अनस्टेबल। यानी अल्टीमेटली पूरे लॉन्ग कहानी का शॉर्ट ये है कि इस क्लोरीन को आप निकाल नहीं सकते, यानी ए जो N है यहाँ पे जुड़ नहीं पाएगा। तब ये जुड़ नहीं पाएगा तो आगे का प्रोसेस हो नहीं पाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू अगर चाहते कि क्लोरोबेंजीन हट के आपका इस प्रोसेस से इसमें आप ऐसा अगर बना सकते थे, तो ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि बेंजीन से जो क्लोरीन लिंक है उसको निकालना पॉसिबल नहीं है थ्रू SN2 प्रोसेस। रीजन है आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, अगर बॉन्ड तोड़ के कडायन बिल्ड करता तो अनस्टेबल होता। प्लस आपका बेंजीन रिंग क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच जो रिंग है ये नेगेटिव को क्या करेगा फर्दर रिपल करेगा। तो ये सारा रीजन है, इसलिए हम इसको बना नहीं सकते हैं। तो आप देखना आंसर एक लाइन में लिखा भी हुआ है कि इस मेथड से हम अराइल अमीन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। आप देखना लाइन में लिखा होगा, जहाँ पे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस लिखा हुआ है उसके लाइन में देखना लिखा होगा कि थैलामाइड सिंथेसिस का यूज करके हम प्राइमरी अमीन तो बनाते हैं, बट अराइल यानी एरोमेटिक रिंग से जो NH2 होता है, यानी इस तरह का NH2 हम बना नहीं सकते हैं। इस तरह का प्राइमरी अमीन हम बना नहीं सकते हैं थ्रू गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन का जो डिमांड था कि किस मेथड से बना नहीं पाएंगे, तो ऑप्शन सी में जो मेथड दिया हुआ है इस मेथड का यूज करके हम थैलामाइड यानी प्राइमरी अमीन यानी एनालिन, तो एनालिन हम बना नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन सी ऑन डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हो नाइट्रोबेंजीन का इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, तो उसमें क्या बनता है। तो ध्यान देना, यानी आप बेसिकली क्या कर रहे हो नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हो इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। अब ये जो आउटकम है स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान देना आपके सामने नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन का आपके पास एक लिस्ट शेयर किया गया है, इस लिस्ट को आप ध्यान देंगे। तो जब हम नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन करते हैं स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, तो पहले बनता है फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है, जिसमें OH ग्रुप जो है रीअरेंजमेंट के बाद उसके पारा पोजिशन में लिंक हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली आपका फर्स्ट स्टेप में देखोगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपका पहले क्रिएट होता है NHOH, जो रीअरेंज होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है NH2 और पारा पर OH जुड़ जाएगा, यानी बन जाता है पारा अमीनोफेनॉल। यानी आप इसको इस तरह से रिवर्स करके सोच सकते हो
यानी OH ग्रुप ऊपर कर लो और पारा पोजीशन पे NH2 को जोड़ दो, यानी इस रिडक्शन का जो आउटकम होगा पारा अमीनो फिनॉल होगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है या जो रिएजेंट है आपके एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप नाइट्रोबेंजीन का डिफरेंट केसेस में जो भी रिडक्शन प्रोडक्ट है वो आपको याद कर लेना है। तो लिस्ट आपके सामने शेयर किया हुआ है, इनफैक्ट मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो इस वीडियो के एंड में उस वीडियो को मैं लिंक डाल दूंगा, तो उसे आपको देख लेना है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आपके सामने एक सेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और को डी को पहचानना है कि डी क्या बनेगा। ध्यान देना, पहले स्टेप में आप डाले हुए SOCl2, ये करेगा क्या, यहाँ के OH को हटा के Cl लगा देगा। तो आपको इस OH को हटा के क्या लगाना, सिंपली लगा देना, Cl लगा देना है। तो ये OH हट जाएगा और यहाँ पे आप लगा दोगे क्लोरीन को लगा दोगे, ठीक। अमोनिया उसमें क्या करेगा, तो यहाँ Cl हट के NH2 आ जाएगा, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके अमाइड में। तो ऑप्शन जो C है, यानी जो C है वो ऐसा कुछ दिखेगा और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। अब इसमें आप डाल रहे हो Br2 इन बेसिक मीडियम, तो बेसिकली हॉफमैन ब्रोमाइड डिहाइड्रेशन रिएक्शन का रिएजेंट है। तो क्या होगा, अमाइड का जो CO ग्रुप है उसको हटा देगा यहाँ से और N जो लिंक करेगा, N को लिंक यहाँ कर देगा, यानी आपका जो D बनेगा, D ऐसा बनेगा, एनालिन बनेगा, एनालिन के मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन रहेगा। तो हमारा जो करेक्ट मैच होगा, ये करेक्ट मैच कौन सा होगा, तो ऑप्शन C हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो बस चलो ये था इस क्वेश्चन का आंसर एंड सॉल्यूशन। इस तरह के सिंपल एंड इजी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस चलो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एसिटामाइड को हम किससे ट्रीट करेंगे कि हमको मिथाइल अमाइन मिल जाए। तो ध्यान ना, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी आ चुका है। तो ध्यान देंगे, इसमें सिंपली क्या करना है कि एसिटामाइड मतलब ये होता है, तो ये फार्मूला को पता होना चाहिए। एसिटामाइड का मतलब किसको बोलते हैं, इसको कन्वर्ट करना मेरे को CH3NH2 में, मिथाइल अमीन में। सिंपली आपको CO ग्रुप को हटाना है, आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा NOH + Br2, यानी हॉफमैन ब्रोमाइड डिहाइड्रेशन रिएक्शन का रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो क्या करने वाला है, आपके CO को हटाएगा और यहाँ पे CH3N2 का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन जो A होगा इसके लिए करेक्ट होगा। तो सिंपल आपके नेम रिएक्शन का एप्लीकेशन था। ऐसा नेम रिएक्शन पे एप्लीकेशन आने का हाई चांसेस होता है नीट में। तो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि सारा नेम रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दिया है उसको थॉरली आप याद कर लो। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चारों ऑप्शन है उसमें से किस में अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को ऐड करते हो तो आपको सेकेंडरी अमीन मिलेगा। तो ध्यान देना, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास आइसोसाइनाइड होगा, तो आइसोसाइनाइड का जब आप रिडक्शन करते हो यूजिंग LiLH4, तो उसमें होता क्या है कि ये जो पोजीशन है ये रिड्यूस होकर बन जाता है RNHCH3, यानी बन जाता है सेकेंडरी अमीन। तो ध्यान ना, आपका जो ऑप्शन A दिया हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसको अगर आप रिड्यूस करोगे यूजिंग LiLH4 तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3NHCH3 में, यानी कन्वर्ट हो जाएगा आपके सेकेंडरी अमीन में। तो बच्चों ये था आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और बोला गया है इस सीक्वेंस के एंड में जो D बना उसको पहचानो। तो ध्यान देना, पहले स्टेप में आपने SOCl2 ऐड किया एसिड में, तो उसमें क्या होगा, आपका जो SOCl2 है वो OH को हटा के Cl लगा गया, यानी इस OH को हटा के हमको Cl लगाना है। तो आपका जो B बनेगा, B कुछ ऐसा बन जाएगा। उसके बाद इसमें अमोनिया डालेंगे, तो अमोनिया डालने से क्या होता है, अमोनिया Cl को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे बनेगा अमाइड बनेगा, यानी NH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा, यानी आपका जो C बनने वाला C कुछ ऐसा बनेगा। एक इसमें CH2 आपको और ऐड करना है, तो यहाँ पे CH2CONH2 बन चुका है। उसके बाद आप डालो KOH Br2, तो ये क्या करेगा, इस CO को हटा देगा। तो ये रिएजेंट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिहाइड्रेशन का। तो यहाँ CO हट के यहाँ पे N जो है इस कार्बन से लिंक हो जाएगा, तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा CH3CH2NH2 इथाइल अमीन। ये हमारा मैच किससे कर रहा है, ऑप्शन A के साथ मैच कर रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सिंपल आपके रिएजेंट और नेम रिएक्शन के रिएजेंट का एप्लीकेशन था। ऐसा क्वेश्चन आने का हाई चांसेस है नीट में। तो आपको सिंपली एडवाइस किया जा रहा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट रिएजेंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और जितने भी नेम रिएक्शन उसको अच्छे से आप थॉरली याद कर लो, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब आप करते हो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन
इन वीकली एसिडिक मीडियम तो क्या बनता है, ध्यान देना। आपके सामने एक लिस्ट में शेयर कर रहा हूँ। इस लिस्ट में नाइट्रोबेंजीन का हर केस में रिडक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है वो दिया हुआ है। तो आप ध्यान देंगे, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन जब करते हैं इन वीकली एसिडिक मीडियम तो बनता है एनालीन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये आंसर होगा सी, एनालीन। तो ध्यान ना, ये जो सारा जो केसेस है आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है, और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन इन अलग अलग केसेस में क्या होता है इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने एक लिस्ट शेयर किया हुआ है, और लिस्ट पे मैंने एक वीडियो भी बना दिया है जो इस वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा लिंक, तो आप उसे रेफ़र कर लोगे क्योंकि ये आपके नीट में 3-4 बार आ चुका है। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब भी आप प्राइमरी अमाइड को ट्रीट करते हो Br2NH के साथ, तो उसमें क्या क्या इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, यानी Br2 प्लस बेस, चाहे NaOH चाहे KOH हो, यानी Br2 के साथ OH माइनस होना चाहिए बेसिकली, ठीक। तो आपका इंटरमीडिएट क्या फॉर्म करता है आपसे पूछा गया। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन का नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हमको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, तो इसके आंसर को हम बेटर तरीके से बोल सकते हैं। तो ध्यान देना, इसमें होता क्या है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में आपके पास एक प्राइमरी अमाइड होता है। अब इसमें आपके पास मीडियम बेसिक है। तो बेसिक मीडियम होता है क्या है कि जो N के साथ जो H लिंक होता है, तो यहाँ से आप एक H को निकालते हो, यानी बेसिकली होता क्या है कि आपके अमाइड्स से एक H को बेस निकालेगा, तो ये निकल गया। तो अल्टीमेटली बनेगा RCONH माइनस। अब N पे नेगेटिव है और पास में Br2 मॉलिक्यूल है, तो क्या होता है Br2 मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ से Br निकल के बाहर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके N सेंटर पे एक ब्रोमीन लिंक हो जाएगा। अब इस ब्रोमीन के लिंक होने से क्या होता है, Br एक माइनस ए ग्रुप है, तो ये जो H का एसिडिटी फर्दर बढ़ जाता है। तो आपका जो बेसिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम फिर से क्या होता है, बेस जो होता है इस H को फिर से निकाल देगा और आपके पास एक इस तरह का नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। अब N पे नेगेटिव है और यहाँ उस पे पास एक लिविंग ग्रुप अटैच है, ब्रोमीन अटैच है। इस केस में क्या होता है कि ब्रोमीन लीव करेगा और सेम टाइम में R ग्रुप जो है यहाँ पे माइग्रेट करता है और N का जो डेंसिटी इस C पे अटैक करता है, यानी आपका आउटकम ऐसा बनने वाला है। C से N लिंक होगा, CO पहले से बना हुआ था, जो R है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा N के पास। इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसानेट। अल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। अगर मिथाइल होगा तो उसको बोलोगे मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब जो हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम मान लेते हैं, क्योंकि मीडियम बेसिक था। तो आपका बेसिक में हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, यहाँ से C और N का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब C और N का बॉन्ड टूटेगा तो आपका बनेगा RNH2 प्रोड्यूस होता है, और यहाँ जो CO है वो CO2 के फॉर्म में निकलता है, लेकिन चूँकि मीडियम बेसिक है तो बेस से रिएक्ट करके ये बन जाता है कार्बोनेट आयन के फॉर्म में चला जाता है। तो ये था एक ओवरऑल एक ब्रीफ ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। तो आप अब देखोगे इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या फॉर्म कर रहा है। तो ध्यान देना, इस प्रोसेस में आपके पास एक कंपाउंड ऐसा बना, एक कंपाउंड ऐसा बन रहा है, ठीक। तो अब देखते हैं, तो बोला गया है इसमें इंटरमीडिएट कौन कौन सा फॉर्म कर सकता है। तो आपके पास देखोगे तो RCONH Br बना था और A भी बना था। ये था अल्काइल आइसोसानेट और ये था पहला स्टेप के बाद। तो अगर आप देखोगे तो इसको A आपका 1 नंबर मार्क करता हूँ, A 2 नंबर है, तो A 1 नंबर हो गया और A 2 नंबर हो गया, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो बाकी मैच नहीं कर रहा है हमारे मैकेनिज्म के साथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A होगा। तो बच्चों लोग, इस क्वेश्चन करने के लिए आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए था, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है।
तो ये ब्रीफ जो मैकेनिज्म मैं शेयर किया हूँ उसको आपको ढंग से याद कर लेना है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो इस क्वेश्चन बोला गया है कि अमाइड को अमीन में जो हम कन्वर्ट करते हैं तो वो न्यूमरेशन का नाम क्या है। तो न्यूमरेशन बेसिकली था हॉफमैन के ऊपर उसका नाम रखा गया था। ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या था, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी नाम अगर आप नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीट में जो है अपने काम का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपको बोला गया इस क्वेश्चन में कि इन चारों ऑप्शन में किस में अगर हम Br2 को डालते हैं बेसिक मीडियम में तो प्राइमरी अमीन बनेगा, यानी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किस में पॉसिबल है। ध्यान ना, हॉफमैन ब्रोमाइड का जो रिएक्टेंट होता है आपका प्राइमरी अमाइड। तो गिवन चारों ऑप्शन में से आपका जो प्राइमरी अमाइड है वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिरक्लफ अल्काइलेशन रिएक्शन। तो ध्यान देना, फिरक्लफ अल्काइलेशन रिएक्शन में होता क्या है कि आपका जो कैटलिस्ट होता है AlCl3 होता है। तो इस सिस्टम में अगर हम डालते हैं RCl प्लस AlCl3 तो ध्यान देना आपका जो AlCl3 है इसके पास एल्युमिनियम के पास वैकेंट पी खाली होता है, यानी ये बिहेव करता है जो लेविस एसिड की तरह। तो जो एनिलीन का जो एन सेंटर पर लोन पेयर है इसके साथ क्लब कर लेता है और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में आपके एन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव बन जाता है। अब ये पॉजिटिव बनने के कारण होता है क्या है कि जो आपका जो एन सेंटर है पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा था, इसका नेचर हो जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सिस्टम में आपका फेड रिएक्शन ऑकर नहीं होता है। तो इस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, यानी ये फॉर्मेशन जो हो रहा है इसके कारण आपका एनिलीन जो है फेड ऑफ अल्काइलेशन रिएक्शन ऑकर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 1 जो होगा करेक्ट होगा। हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल थालमाइड सिंथेसिस। तो ध्यान देंगे ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है कि होता क्या है कि थालामाइड अगर आपको पता होगा तो ऐसा कुछ होता है। इस थालामाइड सिंथेसिस में जो आपका एन सेंटर है, यानी इस सेंटर का हम बात कर रहे हैं, ये जो एन सेंटर है इसके पास जो एच है उसका नीचे एसिडिक होता है, जो कि बेसिक में उसको आप निकाल लोगे तो सिस्टम में आपका जो कंपाउंड क्रिएट होगा उस पर एन पे चार्ज नेगेटिव बन जाता है। अब एन का जो नेगेटिव सेंटर है वो बिहेव करता है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो ये आपके RX पे अटैक करता है, यानी हैलाइड पे अटैक करेगा। और यहाँ पे एक SN2 प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे आपके पास SN2 प्रोसेस होगा। तो ये जो हैलाइड है अल्टीमेटली होता है क्या है, इस पूरे प्रोसेस में अल्टीमेटली आउटकम यही होता है कि जो हम हैलाइड का बात कर रहे हैं, ये जो हैलाइड है ये हैलाइड ही कन्वर्ट होता है RNH2 में, यानी यहाँ पे SN2 होगा, रिएक्शन होता है, उसके बाद हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं और RX जो सेंटर है अटैच होता है इस एन के पास और हाइड्रोलाइसिस के बाद RNH2 का फॉर्मेशन होता है। यानी इस प्रोसेस का क्रिटिकल स्टेप होता है SN2 प्रोसेस, यानी स्टेप क्रिटिकल स्टेप है। तो अगर ये स्टेप होगा तो ये रिएक्शन ऑकर करेगा, आपका प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे को एनिलीन को बनाना है तो एनिलीन को बनाने के लिए आपका हैलाइड क्या होना चाहिए, तो हैलाइड ऐसा होना चाहिए, तो हैलाइड ऐसा होना चाहिए और ये हैलाइड से एनिलीन बनेगा। तो दिक्कत क्या है कि जो हैलाइड यानी जो आपके पास हेलोबेंजीन है या हेलोअरीन जो है उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो ये जो इसमें आपका, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है C और X का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या होता है PDC पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्डअप हो जाएगा। PDC यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, पहला दिक्कत ये होगा। सेकंड होगा कि अगर यहाँ से आप X का बॉन्ड तोड़ते भी हो तो जो कटायन बनता है वो होगा अनस्टेबल, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर बन रहा है। डबल बॉन्डेड कार्बन का S कटर हाई होता है तो वहाँ पर कटायन क्या होगा, अनस्टेबल। तो पहला पॉइंट है कि इसका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है ड्यू टू PDC यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ दिक्कत है कि आपका बेंजीन सिस्टम जो है, बेंजीन सिस्टम में ऑलरेडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो आपके न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यानी जो यहाँ पे एन सेंटर में दिखा रहा हूँ इसका जो अप्रोच है उसको बेंजीन सिस्टम क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। तो ये तीनों रीजन होने के कारण क्या होता है, जो
एक्स लिंक है बेंजीन से, इस सिस्टम में SN2 प्रोसेस होगा नहीं। अब SN2 होगा नहीं तो ये सिस्टम को आप एनिलीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, यानी आपका स्टेटमेंट 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपका स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन जो 1 होगा ये आपका सही होगा। अब ध्यान देना, ये जो दोनों पॉइंट्स है आपके एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग एनसीईआरटी को पेज देखते हैं जहाँ पे चीज़ मेंशन किया हुआ है, तो ध्यान देंगे आपका देखना एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन किया हुआ है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडरक्रॉफ रिएक्शन अल्काइलेशन और एसाइलेशन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विथ अल्युमिनियम क्लोराइड द लेबिस एसिड विच इज यूज एज ए कैटलिस्ट। ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एन सेंटर, यानी जो यहाँ पे दिखा रहे थे ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन ऑकर नहीं करता है क्योंकि नाइट्रोजन का नेचर कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में, और जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सिस्टम हो जाता है तो उस केस में आपका फ्रेडरक्रॉफ रिएक्शन ऑकर नहीं करता है। तो जो हम लोग यहाँ पे आपको फिगर के फॉर्म में समझा रहे हैं, एनसीईआरटी में लाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है। जो 2 है सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका देखना एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, किंग गैब्रियल सिंथेसिस जहाँ पे आपका पढ़ते हो वहाँ पे ध्यान देना, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है देखना। तो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि इसमें क्या होता है अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ अनायन फॉर्म बाय द थैलामाइड। तो जो हम लोग यहाँ पे आपको समझा रहे थे प्रोसेस, वहाँ पे एनसीईआरटी में लाइन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि एनसीईआरटी के लाइन को आपको समझना पड़ेगा कि लाइंस क्या बोल रहा है। तो एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ लाइंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको स्ट्रक्चर और रिएक्शन के फॉर्म में आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो आप इस तरह क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि प्राइमरी अल्फेटिक अमाइंस रिएक्ट विथ HNO2 टू गिव अ अनस्टेबल डाइजेशन सॉल्ट। तो ध्यान ना, जब भी आपके पास प्राइमरी अमीन रहेगा उसमें डालते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड, तो फर्स्ट इसमें फॉर्म करता है Rn2+। अब Rn2+ जो होता है अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से N2 गैस निकल जाएगा और कडायन बनता है। तो ये जो डाइजेनियम सॉल्ट क्रिएट हुआ ये क्या हो गया अनस्टेबल, यानी पहला जो था पहला स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। अब ये जो कडायन बनता है कडायन रीअरेंज करेगा और उसके बाद क्या होगा इसमें सॉल्वेंट का अटैक होगा और आपका अल्कोहल फॉर्म करता है। इतना क्लियर रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डाइजेनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन एबव 300 केल्विन। तो ध्यान देना, अगर आपके पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स अगर आप लेते हो तो इसमें आपके पास BDC सॉल्ट बनेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सॉल्ट है ये ब्रेक नहीं करता। ब्रेक नहीं करने का 2 रीज़न होता है। 2 रीज़न क्या होता है, तो पहला अगर इसको ब्रेक कर दोगे तो इसमें जो कडायन बनेगा एक कडायन हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या होता है ब्रेक नहीं करेगा, यानी ये प्रोसेस जो हम बात कर रहे हैं नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली प्रोसेस नहीं होता है क्योंकि अनस्टेबल है। इसे बोलते हैं कि जो एरोमेटिक का जो डाइजेनियम सॉल्ट बनाए हो ये स्टेबल है। क्या होता है ये स्टेबल होता है। पहला रीजन ये हो गया। सेकंड बोला गया है कि यहाँ पे जो है इस फिर को आप देखोगे तो इसको आप ऐसा सोच सकते हो, तो यहाँ पे जो N के साथ जो सिस्टम अटैच है तो यहाँ पे रिंग का रेजोनेंस इसके साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। रिंग का रेजोनेंस इसके साथ पार्टिसिपेट कर सकता है, इस N के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है, इस N के साथ। तो रिंग का रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा तो ये जो यहाँ पे जो बॉन्ड है उसमें कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड कटर बिल्डअप हो जाएगा, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं करता है। तो ये 2 रीजन है जिसके कारण बोल सकते हो कि एरोमेटिक का जो डाइजेनियम सॉल्ट है वो स्टेबल होता है। बट ध्यान देना इसका स्टेबिलिटी कब तक होता है, तो ध्यान देना ये जो स्टेबिलिटी होता है तो ये जो डाइजेनियम सॉल्ट है स्टेबल होता है, यानी अगर हम डाइजेनियम सॉल्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ये होता है 0 डिग्री से 5 डिग्री तक, यानी केल्विन में 273 केल्विन से 278 तक, यहीं तक स्टेबल रहता है। ये आप याद रखना। तो हाई टेम्परेचर में स्टेबलाइज नहीं करेगा, बात समझ में आया। तो
जो स्टेटमेंट 2 है उसमें बोला है कि स्टेबल इवन एबव 300 केल्विन, यहाँ पे जाके स्टेटमेंट हो जाता है इनकरेक्ट। बाकी लाइन तक स्टेटमेंट करेक्ट था, 300 केल्विन से ऊपर का जो स्टेटमेंट आ गया इसको करता है इनकरेक्ट, यानी आपका स्टेटमेंट 1 हो गया करेक्ट, 2 हो गया इनकरेक्ट, यानी आपका जो ऑप्शन सी है ये हमारा सही आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपको हिंजबर्ग टेस्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ध्यान देंगे। हिंजबर्ग टेस्ट बेसिकली क्या होता है, आपके अमीन्स के टाइप को पहचानने का तरीका होता है। तो बोला गया है कि आपके पास अमीन प्राइमरी हो सकता है, अमीन सेकेंडरी हो सकता है और अमीन हो सकता है टर्सरी हो सकता है। तो सिंपल सा चीज़ है कि जब आप हिंजबर्ग रिएजेंट ऐड करते हो तो जो प्राइमरी अमीन है उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और रिएक्ट करके यहाँ पे H है तो यहाँ का H यहाँ का Cl निकल के आपका इस तरह का कंपाउंड बनता है। और यहाँ का जो N के साथ H लिंक है एसिडिक नेचर का होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप बेस डालोगे, बेस OH माइनस यानी अल्कली रहेगा तो क्या होगा, उसमें डिजॉल्व करेगा। आपका सेकेंडरी अमीन जो होता है, चूँकि यहाँ पे H है तो आपके हिंजबर्ग रिएजेंट से क्या होगा, रिएक्ट करेगा। तो ऐसा कुछ रिएजेंट आपके पास होगा, उससे H को हटा डालोगे तो आपका एक रिएक्शन ऑकर करेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे H नहीं है तो आपके अल्कली में डिजॉल्व नहीं करेगा, अल्कली में डिजॉल्व नॉट सॉल्युबल। तो सेकेंड अमीन जो है आपके हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा बट अल्कली में घुलेगा नहीं। टर्सरी में चूंकि H ही नहीं है तो आपके हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, नो रिएक्शन। इसका मतलब अब आप इससे देखो, जैसे बोला है कि जो आपका कंपाउंड है वो हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है विच डिजॉल्व इन अल्कली। इसका मतलब आपका जो कंपाउंड होगा ये होगा प्राइमरी अमीन, यानी आपका सिस्टम RNH2 जैसा होना चाहिए। अब देखो किस ऑप्शन में आपका सिस्टम RNH2 की तरह दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आंसर होगा प्राइमरी अमीन। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कार्बोलामाइन टेस्ट देगा। तो सिंपल सा बात है ना कि कार्बोलामाइन टेस्ट कौन देता है, तो जो प्राइमरी अमीन है उसको जब ट्रीट करते हो CaCl3 क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम तो आपका बनता है आइसोसाइड बनता है, जो बहुत फॉल स्पेलिंग होता है। इस टेस्ट को बोलते हैं हम लोग कार्बोलामाइन टेस्ट, यानी आपका प्राइमरी अमीन जो होता है वो टेस्ट को देगा। तो आपको देखना है इन चारों में कौन सा अमीन प्राइमरी नेचर का है। तो आप देखोगे ऑप्शन जो ए है ये प्राइमरी अमीन है, यानी जो एनालिन है, तो ये आपका कार्बोलामाइन टेस्ट देगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स का बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा गया है। तो ध्यान देना, बाय डिफ़ॉल्ट आपका मीडियम क्या होता है, एक्वस होता है। तो एक्वस मीडियम में आप एनसेड में लाइन लिखा हो उसको आपको रट लेना है कि जब भी मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अगर आपका बात किया जाए अमीन्स का बेसिक ऑर्डर, तो पहले आप रखोगे सेकेंडरी को, फिर डालना प्राइमरी को, फिर डालना टर्सरी, फिर डालना अमोनिया। इस ऑर्डर को फॉलो करना। आप देखो इसमें किस में हमारा ये ऑर्डर मैच कर रहा है। तो ध्यान देंगे हमारा जो मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ, पहला होगा सेकेंडरी, फिर है प्राइमरी, फिर है टर्सरी। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आपका इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स होगा तो उसमें ऑर्डर क्या फॉलो करना है। तो अगर मान लेते हैं कि इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है आपके N के साथ, तो ध्यान देंगे तो उस केस में आपको ऑर्डर क्या फॉलो करना वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आने का हाई चांस होता है। तो इथाइल अगर ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसमें पहले फॉलो करना है आपको सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी और देन अमोनिया। क्योंकि मिथाइल और इथाइल का जो केस है वही केस आपके आंसर में मेंशन किया हुआ है, उसके आने का चांस क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक अमीन है जो हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है और जो आउटकम होता है अल्कली में इनसॉल्युबल होगा। तो बेसिकली ये कौन सा अमीन होता है, ध्यान देना। अगर आपको हिंजबर्ग टेस्ट याद हो जो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर अमीन टाइप सेकेंडरी होता है तो सेकेंडरी अमीन में N के से H लिंक होता है, इसलिए ये हिंजबर्ग रिएजेंट से क्या होगा,
रिएक्ट तो करता है, तो रिएक्ट करेगा, बट अब इसके पास N के पास H नहीं है, यहाँ पे H नहीं है, तो अल्कली में डिजॉल्व नहीं करेगा, नॉट सॉल्युबल। तो इसका मतलब जिस अमीन का यहाँ क्वेश्चन में बात हो रहा है उस अमीन का टाइप होना चाहिए सेकेंडरी अमाइन होना चाहिए, यानी आपका अमाइन इस तरीके का होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन में कहाँ मैच करेगा, तो ध्यान देंगे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वहाँ पे अमीन का टाइप क्या रखा गया है, सेकेंडरी, और यही अपना करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया कि नाइट्रेशन ऑफ अनलिन इन अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव मेटा नाइट्रो अनलिन, क्यों होता है? ध्यान देना, आपको पता है कि अनलिन जो होता है वो प्लस एम ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, सिस्टम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब नाइट्रेशन करेंगे हम तो आपका ऑर्थो या पारा पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ना चाहिए था। तो ऐसा देखा गया है कि इसे नाइट्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है उसमें ऑर्थो बनता है, पारा बनता है, साथ में मेटा भी बनता है, और मेटा का जो अमाउंट होता है काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। आपको 47%, अगर इसका परसेंटेज एनालिसिस करें हम लोग तो ऑर्थो का जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट काफ़ी कम होता है, ये होता है 2%, ठीक है। 47% मेटा बनता है और 51% पारा बनता है। तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो अनलिन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि चूँकि आपका नाइट्रेशन का जो रिएजेंट होता है, नाइट्रेशन मिक्सचर, वो स्ट्रांगली एसिडिक होता है। तो यहाँ से जो H+ निकलेगा ये आपके अनलिन के N पे अटैक करेगा जहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। तो ये लोन पेयर इस H से कंबाइन करके खुद को कन्वर्ट करेगा अनलिनियम आयन में। अब अनलिनियम आयन जो होता है स्ट्रांगली क्या होता है, डिएक्टिवेटिंग होता है, तो इसमें मेटा प्रोडक्ट बनना चालू हो जाता है। तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मेटा प्रोडक्ट इसलिए बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस अनलिनियम आयन। तो आप देखोगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे इस एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ध्यान देना, इन एसिडिक मीडियम एनलिन इज प्रेजेंट एज ए एनलिनियम आयन, यानी ऑप्शन जो डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों लोग इस तरह के सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपको इस क्वेश्चन में जो 3 कंपाउंड दिया हुआ है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी। तो ध्यान देना, इन सारे में अनलीन है तो सारे में रेजोनेंस हो रहा होगा। अब देखना है कि किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन सेंटर पे बढ़ाएगा। तो जो CH3 होता है ये प्लस ए में प्लस आर ग्रुप होता है, ये रिंग में डेंसिटी देगा, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, इन्हांस करेगा। नाइट्रो ग्रुप जो होता है माइनस है, माइनस आर हो बोल सकते हो इसको आप, ये आपका डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डेंसिटी यहाँ जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसको खींचेगा, तो बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और ये सिंपल अनलिन सिस्टम है, तो ये बेसिसिटी में सबसे लिस्ट बेसिक होगा 2 के बाद होगा 1 के बाद सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 3। तो ये ऑर्डर जो है मैच किससे करेगा, तो मैच कर रहा है ऑप्शन सी के साथ, तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में अराइल अमीन और अल्काइल अमीन पे बेस कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, बोला कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ध्यान ना, अराइल अमीन का एग्जांपल बेसिकली क्या होगा, अनलिन ले लो, एरोमेटिक रिंग से जो NH2 कनेक्टेड होगा उसको आप ले सकते हो। ये हो गया आपका अराइल अमीन का एग्जांपल। और एक अल्काइल अमीन का एग्जांपल मतलब RNH2 ले लो। तो बेसिकली क्या होता है कि अराइल अमीन का जो N का लोन पेयर होता है वो डिलोकलाइजेशन में चला जाएगा, तो H+ को देने के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। तो इससे क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ अराइल अमीन क्या होता है, अल्काइल अमीन के रिस्पेक्ट में कम होता है ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ N। तो आप देखोगे ऑप्शन जो स्टेटमेंट सी है उसमें जो आपका स्टेटमेंट है हमारे एक्सप्लेनेशन से मैच कर रहा है। अराइल अमीन आर जनरली लेस बेसिक देन अल्काइल अमीन because the nitrogen lone pair electrons are delocalized by the interaction with aromatic ring pi electron system, यानी ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपसे पूछा गया है इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको आप हाइड्रोलाइसिस करने से आपको 2 कंपाउंड मिलेगा, उस 2 कंपाउंड में उसमें से एक कंपाउंड जो होगा जो सोडियम नाइट्राइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है।
और सेकंड वन जो है, सेकंड जो कंपाउंड होगा वो टॉलेंस रिएजेंट यानी फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कुछ की पॉइंट आपको पता होना चाहिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो ध्यान देना, जो फॉर्मिक एसिड है एक ऐसा एसिड होता है जो टॉलेंस और फेलिंग दोनों रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन करके CO2 में जाता है। आपको याद होना चाहिए। तो आपको पता है कि टॉलेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट देता है कौन है, एल्डिहाइड नॉर्मली देता है, बट फॉर्मिक एसिड इकलौता से जो इस टेस्ट को परफॉर्म करता है। एक की पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि एल्डिहाइड के अपार्ट फ्रॉम एल्डिहाइड के अलावा फॉर्मिक एसिड जो है वो भी टॉलेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट देता है। तो पहला की पॉइंट आप याद रखोगे। सेकेंड की पॉइंट ये है कि जब भी आपके पास प्राइमरी एमीन होता है तो उसमें आप ऐड करते हो नाइट्रस एसिड HNO2। अगर नाइट्रस एसिड क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो उसमें दिया होगा NaNO2 प्लस HCl, सोडियम नाइट्रेट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दोनों मिलकर अल्टीमेटली क्या बनाएगा, HNO2 बनाता है। तो इसमें RN2 प्लस बनता है। अब ये जो सॉल्ट है अनस्टेबल है तो ब्रेक करके कडायन अलग हो जाएगा और N2 गैस अलग हो जाता है। अब जो कडायन अलग हुआ उस पर सॉल्वेंट यानी वाटर अटैक करके अल्कोहल बनता है। तो आप ध्यान देंगे इस हिंट का अगर हम यूज करना स्टार्ट करें, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी आइसोसाइनाइड होगा, RNC होता है, तो RNC का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उस केस में आपका ये पार्ट चला जाता है RNH2 में, और जो लास्ट का जो कार्बन है वो चला जाता है फॉर्मिक एसिड में। बात समझे? तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो ध्यान ना, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो भी हम वो लोग कहाँ का कंडीशन दिया हुआ है ये सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो उसमें ये वाला पार्ट चला जाएगा किसमें, अमीन में, यानी अमीन बन जाएगा CH3 CH2 NH2, और जो कार्बन है एक कार्बन जाएगा फॉर्मिक एसिड में। कार्बन कहाँ जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। तो ये जो फॉर्मिक एसिड जो बन रहा है ये आपका टॉलेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट देगा, यानी आपका जो सेकंड कंपाउंड का जो भी आउटकम लिखा हुआ क्वेश्चन में इससे मैच कर रहा है। अब ये जो आपके पास अमीन है, अमीन को ट्रीट करोगे आप Na2 प्लस HCl के साथ, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे NH पहले बनेगा, सॉल्ट बनेगा, डाइजियम सॉल्ट बनेगा, और उसमें आपका सॉल्वेंट जो है वाटर अटैक करेगा और आपका अल्कोहल फॉर्म कर लेगा CH3 तो CH3 CH2 OH अल्कोहल बन गया। अब जो अल्कोहल बना है ये आपका प्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है, तो प्रोपेनॉल है। अभी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इट डू नॉट गिव आइडोफॉर्म। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन ए था आपका अननोन कंपाउंड, ठीक, यानी प्रोपेन आइसोसाइनाइड। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने 4 रिएक्शन दिया हो अमाइंस का और बोला इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्ट। तो ध्यान देंगे, पहले वाले सिस्टम में आपके पास NN डाइमेथाइल एल्नीन है, उसमें डाल रहे हैं Na2 प्लस HCl, इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO प्लस। अब NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है सिस्टम में, इसके पारा पॉइंट पे अटैक करता है, यानी NN डाइमेथाइल के पारा पॉइंट पे अटैक करेगा तो आपका आउटकम जो दिखेगा, आउटकम ऐसा दिखेगा। तो आपका ऑप्शन ए का जो आउटकम दिखेगा, यहाँ पे NO पारा पॉइंट पे जोड़ देंगे आप, और यहाँ पे NN डाइमेथाइल एल्नीन होता है। आप देखोगे इसका जो प्रोडक्ट है ये मैच नहीं कर रहा है, यानी ये क्या होगा, गलत होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ए, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बाकी आप बाकी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या प्राइमरी मीन है, HNO2 से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो बी वाला जो है ये करेक्ट जो है जो होगा। तो आपका जो बी जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ आपके पास, क्या है, प्राइमरी मीन है, हिंजबर रिएजेंट है, तो वहाँ रिएक्शन होता है, ये भी सही है। आपके पास यहाँ पे सेकेंडरी मीन है, उसमें डाला गया है HNO2 यानी नाइट्रस एसिड डाला गया है,
इसमें होता क्या, ऐसे बनेगा NO प्लस, और NO प्लस क्या होता है, जब भी आपके पास सेकेंड एमीन होता है तो उस केस में अगर NO अटैक करेगा तो यहाँ से H निकाल के यहाँ पे एक N का लिंकेज बिल्ड हो जाता है, यानी NO प्लस अटैक करेगा तो इससे अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अमीन सेकेंडरी है तो यहाँ पे NO प्लस H को हटाएगा, यहाँ पे NO जुड़ जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन ए वाला। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ C3H9N। अब इसका आप अगर निकालते हो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो 0 आता है, यानी सिस्टम में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक। अब इसको आप ट्रीट करते हो नाइट्रिक एसिड से तो आपको अल्कोहल मिलता है, N2 गैस निकलता है, यानी आपका जो अमीन होगा वो प्राइमरी होगा, यानी ये RNH2 टाइप का अमीन होने वाला है, बात समझे। तो आपका जो B-C ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो आपका ये या तो D होगा, ठीक। अब A ऑन वार्मिंग विथ CH3 एंड कॉस्टिक पोटास गिव्स C, यानी ये आपका कार्बोलामाइन टेस्ट देगा। तो कार्बोलामाइन टेस्ट देने के बाद ऑप्शन A और C दोनों में क्या बनेगा, तो दोनों में जो कंपाउंड बनेगा वो मैं दिखा दे रहा हूँ। अब बोला गया, उसके बाद बोला गया सी का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन मिलता है। तो अगर इसका रिडक्शन करोगे तो CH3 CH2 CH2 NH-CH3 फॉर्म करेगा, तो ये प्रोपाइल मिथाइल अमीन है। और इसमें अगर रिडक्शन करते हो तो ये बनेगा CH3 CH3 ब्रांच की तरह होगा, यहाँ पे NH-CH3 बनेगा, तो ये हो जाएगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन। यानी जो ये कंपाउंड हम लोग बना चुके हैं ये हमारे इसके साथ मैच कर रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो कंपाउंड ए है वो होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों लोग आपसे बोला गया इन चारों कंपाउंड में सबसे मोस्ट बेसिक कौन होगा, ध्यान देना। जो पहला कंपाउंड है उसमें भी N का लिंक है, रिंग से बेंजीन रिंग से लिंक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा और लोन पे डिलोकलाइज होगा। ऑप्शन जो डी है उसमें भी N लिंक है किससे, आपके बेंजीन रिंग से, तो वहाँ भी इसका डिलोकलाइजेशन होगा। तो जब भी लोन पे डिलोकलाइज होता है तो क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि वो लोन पेयर H+ के लिए अवेलेबल नहीं बचता है, ठीक है। ऑप्शन जो सी है उसमें भी लोन पेयर क्या है, रिंग के साथ डिलोकलाइज होगा, प्लस यहाँ पे जो ये जो O है उसके साथ भी डिलोकलाइज होगा, तो इसका बेसिसिटी और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि बी ऑप्शन में जो है कॉन्जुगेशन नहीं है, तो N का लोन पर जो है लोकलाइज है, तो H+ के लिए इजीली अवेलेबल होगा देने के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन जो बी होगा ये होगा मोस्ट बेसिक। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट प्राइमरी अमीन्स के लिए फॉल्स होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, अल्काइल्स अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अराइल अमीन। तो ध्यान देना RNH2 का जो N पे लोन पेयर होता है वो लोकलाइज होता है, तो देने के लिए इजीली अवेलेबल होता है। अराइल अमीन्स का जो N सेंटर पे जो लोन पेयर होता है उसमें रेजोनेंस में चला जाता है, तो रेजोनेंस में चला जाएगा तो क्या होगा, देने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो बेसिसिटी घटेगा। इसका मतलब अल्काइल अमीन जी आर स्ट्रॉन्गर बेस, यानी ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। अल्काइल अमीन सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अल्काइल अमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो अल्काइल अमीन होता है प्राइमरी उसको आप ट्रीट करते हो HNO2 से, तो पहले बनता है सॉल्ट। अब सॉल्ट अनस्टेबल होता है तो ब्रेक करके बनता है कटायन, और कटायन पे सॉल्वेंट का अटैक होता है और बन जाता है अल्कोहल। तो स्टेटमेंट बी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। अराइल सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कि अराइल अमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल। अब ध्यान देना ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आपका एरोमेटिक्स अमीन यानी अराइल अमीन होता है उसको जब ट्रीट करते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड से, तो पहले बनता है सॉल्ट, डाइजियम सॉल्ट बनेगा जो कि स्टेबल होता है। जो कि क्या होता है बच्चे लोग, स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये टूटता नहीं। टूटने से दिक्कत क्या है कि जो कटायन बनेगा, कटायन बनता है हाईली अनस्टेबल। इसलिए ये प्रोसेस जो मैं दिखा रहा हूँ प्रोसेस ऑकर नहीं करेगा। ये प्रोसेस जो है
नहीं होगा, यानी ये सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। और इसमें एक और फैक्टर है कि यहाँ पे जो एन का रेजोनेंस होता है रिंग के साथ, तो रेजोनेंस के कारण ये जो बॉन्ड का मैं बात कर रहा हूँ, इस बॉन्ड में पीडीसी पार्शियल डबल बॉन्ड कटर बिल्डअप हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटता नहीं है। ये दो रीजन के कारण क्या होता है कि आपका अराइल अमीन जो है वो स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ पे आपका कडाइन बनेगा नहीं। अब कडाइन बनेगा नहीं तो आपके सॉल्वेंट का अटैक होगा नहीं, तो यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फिनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता। फिनॉल कब बनता है, जब कडाइन बनता और इसमें फिर वाटर का अटैक होता तो फिनॉल बन सकता था। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक कडाइन बनेगा ही नहीं, तो बनेगा तो फिनॉल ही फॉर्म नहीं करेगा। नहीं, ऑप्शन सी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। और क्वेश्चन का डिमांड क्या था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी होगा इनकरेक्ट यानी फॉल्स। नेक्स्ट ध्यान देना, ऑप्शन डी को हम चेक कर लेते हैं, तो अल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। ये भी सही है, क्योंकि अल्काइल अमीन में आर का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो डेंसिटी बढ़ा देगा एन के ऊपर, तो अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस हो जाता है, अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस हो जाता है। तो ऑप्शन डी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बस किसका होगा, ऑप्शन सी का। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग यहाँ पे दो लिस्ट दिया हुआ है, दोनों लिस्ट में, लिस्ट 1 में कंपाउंड्स है और लिस्ट 2 में वो कंपाउंड किस रिएक्शन के में जाता हो दिया हुआ, आपको करेक्ट मैच करना है। तो ध्यान ना, आपके पास ऑप्शन में ए में क्या है, प्राइमरी मीन है। तो प्राइमरी मीन जो होता है ऑप्शन 2 के साथ मैच करेगा, यानी 2 में जो रिएजेंट है कार्बोलामाइन टेस्ट है, तो कार्बोलामाइन टेस्ट देता कौन है, प्राइमरी मीन। तो ए के साथ 2 का मैच होगा, तो ए के साथ 2 कहाँ है, ऑप्शन ए एंड सी में। ठीक है, तो आपको बी और डी तो होगा नहीं। नेक्स्ट ध्यान देंगे, आपके पास टर्मिनल अल्काइन है, तो टर्मिनल अल्काइन में जो एच होता है एसिडिक नेचर का होता है, तो आपके अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ पीपीडी बनाता है। तो आपके साथ ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सॉल्यूशन क्या बनेगा, पीपीडी बनेगा। पीपीडी मतलब आपका सिस्टम जो है ऐसा कुछ बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag+ फॉर्म करेगा, यानी बी के साथ मैच करेगा 3। तो बी के साथ 3 मैच कहाँ दिख रहा है आपको, बी के साथ 3 का मैच। तो आपके पास एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों 2 दिया हुआ है। अच्छा, बी के साथ 3 का मैच दे, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, एक बार हम चेक कर लेते हैं बाकी भी। तो यहाँ पे ईस्टर दिया हुआ है, ईस्टर का हम अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, इसलिए सी मैच करेगा 1 के साथ। और डी में जो अल्कोहल दिया हुआ है, अल्कोहल आपका जो है सेकेंडरी है, तो लुकास टेस्ट में जो आपका क्लाउडनेस अपेयर करता है आफ्टर फ्यू मिनट्स, यानी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ 5 to 10 मिनट्स होना चाहिए था, तो डी के लिए क्या होगा, 4 का मैच होगा। तो बच्चों लोग ये था इसका करेक्ट मैच, यानी आपका जो ऑप्शन सी होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग आपको बोला गया इस रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, ध्यान देना, आपका जो रिएक्टेंट है वो सेकेंडरी अमीन है। तो जब भी आपका सेकेंडरी अमीन होता है और उसमें आप ऐड करते हो Na2+ HCl, तो इसमें अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होता है, इसे प्रोड्यूस होता है HNO2, और इसमें से आपको मिलता है NO+, यानी NO+ का अटैक होगा। तो NO+ जो होता है सेकेंड अमीन पे अटैक करता है N के लोन पेयर पे, और यहाँ से H निकल के अल्टीमेटली इसमें बन जाता है, इस तरह का कंपाउंड बनेगा, यानी इसमें NO का एडिशन होता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ का अल्टीमेटली यहाँ जो NO निकलेगा, यहाँ पे N पे अटैच करोगे तो आपका जो आउटकम दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी अमीन में Na2+ HCl का जो अल्ट्राफाइल है NO किस तरह से अटैच होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि अनिलीन से ज़्यादा बेसिक कौन होगा इन सब में। तो आपको पता है कि अनिलीन जो है उसमें जो NH2 का लोन पेयर है N का वो डिलोकलाइज हो रहा है। तो आपको देखना है कि किस जगह डिलोकलाइजेशन ना हो या कुछ ग्रुप अटैच हो इस रिंग में जो डेंसिटी बढ़ाए N सेंटर पे। तो आपका जो बेंजाइल अमाइन होता है उसका फिगर ऐसा कुछ होता है, इसमें जो होता है CH2NH2 होता है, तो यहाँ पे इस N सेंटर का जो लोन पेयर है डिलोकलाइज नहीं होता है, तो इसका जो बेसिसिटी होगा वो अनिलीन से बेटर होगा। तो आपका जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट है।
फॉर द सेक ऑफ समझाने के लिए आप लोग बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो डाई फिनाइल अमाइन का मतलब होता है 2 रिंग जुड़ा हुआ है, तो यहाँ रेजोनेंस और ज़्यादा होगा, तो उस केस में बेसिसिटी क्या होता है, और कम हो जाएगा। आपका ट्राई फिनाइल अमाइन में 3 पीएच रिंग जुड़ा हुआ, तो उसमें आपका रेजोनेंस और ज़्यादा होगा, तो बेसिसिटी और डिक्रीज करेगा। और पारा नाइट्रो अनिलीन में होता है क्या है कि अनिलीन का रेजोनेंस तो हो रहा है, साथ में जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, एन के डेंसिटी को और विड्रॉ करके, ये -m ग्रुप होता है ना, -m-r ग्रुप, डेंसिटी और विड्रॉ करेगा और इसके लोन पेयर को अपने पास लेके चलाएगा, यानी रिंग में लेके चलाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका बेसिसिटी और ज़्यादा घटेगा एज रिस्पेक्ट टू अनिलीन। तो आप ध्यान देना, तो अनिलीन के रिस्पेक्ट में बेटर कौन हुआ, तो हुआ बेंजाइल अमाइन। तो बच्चों ये नाम जो है, ये नाम सबका फिगर आपको पता होना चाहिए, एक कॉमन नेम आपसे बार बार पूछ सकता है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर और एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ, बोला गया है कि सी जो फाइनल प्रोडक्ट है क्या होने वाला था, ध्यान ना। पहले हम इसका किए हैं स्टाइलेशन, तो स्टाइलेशन करने से क्या होगा, आपका जो ऊपर का NH2 है वहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ पे बन जाएगा COCH3। इसका एडिशन से होगा क्या, आपका जो N का जो एक्टिवेटिंग पावर थोड़ा डिक्रीज करेगा, फिर डालें इसमें Br2 प्लस इथेनोइक एसिड में, तो इसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है Br+। अब Br+ अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थोन पारा पे, चूँकि पारा पोजिशन ब्लॉक है तो उसका ऑप्शन कहाँ बचता है, तो बचता है ऑर्थो पोजिशन पे। तो ऑर्थो पोजिशन ब्रोमीन को हम जोड़ देंगे और फिर क्या होगा, अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो वापस हट के उसमें NH जोड़ देना, यानी वापस वहाँ पे NH2 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका कंपाउंड ऐसा बनेगा, NH2 बनेगा यहाँ पे, यहाँ ब्रोमीन आएगा और नीचे में होगा CH3। तो बच्चों लोग आपका जो ऑप्शन मैच करेगा हमारे सॉल्यूशन के साथ, ऑप्शन C, तो C इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों लोग यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें A को हम रिड्यूस किए हैं, देन क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम ट्रीट किए हैं, देन रिडक्शन किए हैं, तो आपके पास N मिथाइल अनिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिकली आपके पास ये बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको हिंट हो रहा होगा कि जो C होगा आइसोसाइनेट, क्योंकि C को इसको रिड्यूस करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब C से आप गैस कर सकते हो B, यानी यहाँ पे कार्बालामाइन टेस्ट का रिएजेंट है, मतलब जो देता है प्राइमरी मीन, इसका मतलब B जो होगा, B होगा एनालिन सिस्टम, यानी हम रिवर्स में जाके पहचान रहे हैं। अब एनालिन किसको रिड्यूस करके बनता है, तो बहुत सिंपल है, नाइट्रोबेंजीन को। तो ये तो आप लोग को नींद में भी आंसर आप गलती नहीं दोगे, नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करके आप क्या बना सकते हो, अनिल बना सकते हो। तो आपका जो ए है, ए कंपाउंड क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन, यानी ऑप्शन B होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि फिनाइल आइसोसाइनाइड आर प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा था, जब भी आपके पास इस तरह का प्राइमरी मीन होगा उसको ट्रीट करते हैं कार्बालामाइन रिएक्शन में, यानी क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, तो फॉर्म करता है PHNC, यानी आपका जो B ऑप्शन है ये होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपको बोला गया है कि इथाइल अमीन को जब ट्रीट करते हो क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम में तो क्या होगा, तो ध्यान देना, ये बेसिकली आपका कार्बालामाइन टेस्ट का रिएक्शन है। तो इसमें बनता है आपका प्राइमरी अमीन जो है वो कन्वर्ट होता है आइसोसाइनाइड में, तो CH3 CH2 NC फॉर्म करता है, यानी बनेगा इथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपसे बोला गया है कि अनिलीन के नाइट्रेशन पे आपको क्या बन सकता है, तो हाँ ना, अनिलीन का जो NH2 होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको कहाँ डायरेक्ट करेगा, तो आपके ऑर्थन पारा पोजिशन पे करने वाला है, यानी अनिलीन के ऑर्थन पारा पोजिशन पे आपका NO2 को जोड़ सकते हो, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन A and C बोथ, ठीक है।
लेकिन ध्यान देना, ये तो यहाँ बोलने के लिए हो गया कि यहाँ ए और सी दोनों हो जाएगा, लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि एनिलीन सिस्टम का जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो उस चूँकि नाइट्रेशन का मीडियम होता है एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम में होता है क्या है कि एनिलीन सिस्टम में H प्लस जुड़ के एक कन्वर्ट होता है एनिलियम आयन में, और इसका नेचर डिएक्टिवेटिंग हो जाता है। इसके कारण इस सिस्टम में मेटा पे भी नाइट्रो ग्रुप जोड़ते हैं, और मेटा का अमाउंट जो बनता है, अगर याद होगा एनसीईआरटी का लाइंस, तो आप ध्यान देना, आपका 2% बनता है ऑर्थो वाला, 51% बनता है पारा वाला, और 47% बनता है मेटा वाला, तो यानी मेटा ही बनता है। तो यहाँ पे ऐसा मेटल ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सेफली ANC को टिक कर सकते हैं, बट अगर मेटा वाला ऑप्शन होता तो उसको भी हम इंक्लूड करते। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों लोग जब नाइट्रेट एसिड को हम रेट करते हैं एलिफेटिक प्राइमरी एमीन पे, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका यहाँ पे N2+ का क्रिएशन होता है, यानी RN2+ बनता है। अब अल्काइल डाइजेनियम सॉल्ट क्या होता है, अनस्टेबल, तो यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगा और कटायन प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, तो वाटर सॉल्वेंट अटैक करेगा कटायन पे और यहाँ का इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, जहाँ से आप H+ निकाल दोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा अल्कोहल। यानी बच्चों लोग इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी प्राइमरी अल्काइल अमीन से हम रेट करवाएंगे HO2 तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें कुछ ऑर्डर अरेंज किया हो, तो बोला है कौन सा ऑर्डर जो है वो अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं, यानी रॉन्ग ऑर्डर है। तो ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन में बेंजोइक एसिड, सेकेंड उसमें पहले ऑप्शन बेंजोइक एसिड के साथ क्या दिया हुआ है, फिनॉल, और साथ में क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इनका एसिडिटी ऑर्डर दिया हुआ है इस तरीके से। तो आपको पता है इन तीनों में सबसे हाईली एसिडिक कौन होगा, बेंजोइक एसिड, देन फेनॉल, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट है रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और सबसे लीस्ट एसिडिक होगा साइक्लोहेक्सेनॉल, जो कि सही दिया हुआ है। अगर हम बी का बात करते हैं तो बी में क्या है, अनिलीन है। तो अनिलीन जो है उसका NH2 यहाँ पे ऐसा होगा, साइक्लोहेक्साइल अमाइन है, ठीक है, और बेंजामाइड है। अब इनको अरेंज किया गया है बेसिसिटी के अकॉर्डिंग, और क्या बोला गया है कि एनिलीन मॉस बेसिक हो, इनमें ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ। तो ये ध्यान देना, ये रॉन्ग होगा। रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि एनिलीन का N का लोन पर रेजोनेंस कर रहा है। अब ये रेजोनेंस कर रहा है तो इसका बेसिसिटी इससे पीछे होना चाहिए था, यानी जो आपका साइक्लोहेक्साइल अमाइन है वो आगे होना चाहिए था। यानी आपका जो ऑप्शन बी होगा ये होगा इनकरेक्ट, और यही था इस क्वेश्चन का आंसर। सी में फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ये भी करेक्ट है। और डी में देखोगे तो फ्लोरोएसिटिक एसिड है, क्लोरोसिटिक एसिड है, ब्रोमोसिटिक एसिड है। तो ध्यान देना, क्योंकि फ्लोरीन का -A पावर ज़्यादा होता है तो वो अनायन को बेटर स्टेबल करेगा, तो वहाँ पे H+ लूज करना और ईजी होता है। इसलिए ये भी एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि फ्लोरीन का -I क्लोरीन से ज़्यादा है और क्लोरीन का -I ब्रोमीन ज़्यादा है। तो जिसका -A बेटर होगा वो अनायन को बेटर स्टेबल कर पाएगा, तो उसका एसिडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी और डी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली इनकरेक्ट कौन था, ऑप्शन बी, यानी जो बेसिक ऑर्डर था वो इनकरेक्ट था। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो, कार्बोलामिन रिएक्शन के लिए अल्कोहलिक KOH के साथ हमको चाहिए एक प्राइमरी एमीन एंड क्लोरोफॉर्म, यानी ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट। जब भी प्राइमरी एमीन को ट्रीट करते हो आप क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, तो बनता है आपका RNC, यानी आइसोसाइड फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ पे आपके पास 4 डाइजेनियम सॉल्ट दिया हुआ और बोला है इस चारों में स्टेबल कौन हो। ध्यान देना, जब भी आपके पास अल्काइल पे अगर डाइजेनियम सॉल्ट होता है तो ये अनस्टेबल होता है, खुद को ब्रेक करके कटायन बनाएगा और N2 गैस निकलेगा। और कटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, ये जल्दी पहुँचेगा, यानी उतना ही ये अनस्टेबल रहेगा, ठीक है।
तो जितना कटायन स्टेबल बनेगा उतना ही आपका डाइजन सॉल्ट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो आप बोल सकते हो इसका जो स्टेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कटायन की स्टेबिलिटी के, यानी कटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही सॉल्ट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ आर प्लस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ Rn2 प्लस। अब ध्यान देंगे आपका जो ऑप्शन ए, सी और डी है ये सब में क्या है, सब में कहीं ना कहीं अल्काइल पोजीशन से डाइजन सॉल्ट बना हुआ है। ऑप्शन जो बी है, बी में क्या है, बी में आपका एरोमेटिक सॉल्ट है। अब एरोमेटिक सॉल्ट जो होता है स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसको अगर तुम ब्रेक करोगे तो जो कटायन बनेगा, कटायन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर बना हुआ है, इसलिए खुद को ब्रेक नहीं करेगा और यहाँ से N2 गैस निकलता नहीं है, तो इसको आप नहीं करते हो। प्लस इसमें एक और चीज़ बोला गया है कि जो एरोमेटिक सॉल्ट होता है उसमें रिंग का कॉन्जुगेशन होगा, तो रिंग का रेजोनेंस होगा, तो ये जो बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो चुका होगा। तो दोनों रीजन है कि आपका जो ऑप्शन बी है इन सारे में सबसे स्टेबल होगा। बाकी समय चूँकि कटायन फॉर्म कर सकता है तो वहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और जितना कटायन स्टेबलाइज करेगा उतना ही क्या होगा, डाइजन सॉल्ट का ब्रेकेज ईजी होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास BDC है, तो बेंजीन डाइजोन क्लोराइड को हम लोग ट्रीट करें पहले CO2 Br2 HBr से, तो बेसिकली सैंड में रिएक्शन है और यहाँ के बाद बनेगा ब्रोमोबेंजीन फॉर्म करेगा। इसमें आप डालते हो Mg ड्राई था, तो इसमें एक गिरनार्ड का कन्वर्जन होगा Mg के बाद, तो बन गया गिरनार्ड रिएजेंट। अब इसमें डालोगे वाटर, तो वाटर का एसिडिक H लेके यहाँ पे जो नेगेटिव पोलरिटी है रिंग के पास वहाँ पे H को जोड़ दो तो बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, तो H जाएगा यहाँ पे, इसको जोड़ लेगा और ये बन जाएगा बेंजीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों लोग एक क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके रिएजेंट का एप्लीकेशन था। इस तरह के एप्लीकेशन का आपको इस नीट 2024 में रेडी होकर रहना है। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आप पहले स्टेप में क्या करो, आपका CN को ट्रीट करो LH4 से, तो बनेगा आपके पास CH2NH2 का क्रिएशन होगा। अब इसमें क्या होगा, आप डालोगे N2 प्लस HCl, तो ये क्या होता है आपका पहले स्टेप में कन्वर्ट होगा, NH2 ग्रुप कन्वर्ट होगा आपका N2 प्लस में। अब N2 प्लस यहाँ से निकल जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, CH2 प्लस बनेगा, यानी यहाँ पे बन रहा है कटायन। अब इसमें सॉल्वेंट अटैक करेगा यानी वाटर अटैक करेगा, तो वाटर जोड़ दो वहाँ पे, तो बेंजीन के पास जो CH2 दिख रहा है आपको बेंजाइलिक पोजीशन, वहाँ पे वाटर जुड़ेगा और वाटर के O पे आ गया चार्ज पॉजिटिव, वहाँ से H को निकाल दो तो बन जाएगा आपके पास, यानी इस तरह का कंपाउंड बनेगा CH2OH, यानी आपका जो ऑप्शन होगा डी होगा हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि जो R रिएजेंट इस सीक्वेंस में यूज हो रहा है, इस R रिएजेंट क्या होगा। तो ध्यान देना, अब देखोगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या है के पास एनालिन पे 246 पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, उसमें हम डाल रहे हैं NaNO2HCl। तो इससे होता क्या है कि जो आपका NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है डाइजोनियम सॉल्ट में। अब जो R रिएजेंट है वो डाइजोनियम सॉल्ट को हटा के वहाँ पे H लगा रहा है, वहाँ पे H लगा रहा है। तो ध्यान देना, जब भी केमिस्ट्री में आपका डाइजोनियम सॉल्ट हो और उसको हटा के आपको H लगाना है, ठीक है, उसको हटा के आपको H लगाना है, तो उसमें दो रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं, या तो यूज करो H3PO2। तो H3PO2 होता क्या है कि ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये रिमूव होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बेंजीन जो है रिड्यूज होगा, यानी बेंजीन में रिड्यूज हो रहा है, और इसमें H3PO2 का ऑक्सीडेशन होकर बनता है H3PO3, यानी जो H3PO2 है इसका ऑक्सीडेशन होकर बनता है H3PO3। ये तो इसका आप यूज कर सकते हो, या फिर इसमें डाल दो आप अल्कोहल, जैसे मान लेते हैं आपके एंसर में दिया हो इथेनॉल, तो इथेनॉल डालोगे तो क्या होगा, ये जो है आपका BDC है वो बेंजीन में चला जाएगा, यानी यहाँ पे जहाँ पे N2Cl जुड़ा वहाँ पे आप H लगा दिए, ठीक। और जो आपका इथेनॉल है उसका ऑक्सीडेशन होगा जस्ट PCC की तरह, यानी यहाँ पे BDC रिंग जो है PCC की तरह ऐड करेगा और आपके इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेगा इथेनॉल में। तो
आपको जब भी N2+ को हटा के H जोड़ना है सिस्टम में, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर H3PO2, आइदर अल्कोहल। ठीक है, इथानॉल नॉर्मली आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इथानॉल ही ऑप्शन होगा। तो इस केस में हो क्या रहा है, आपको BDC वाला जो N2+ उसको हटाना है, उसके बाद H को जोड़ना है। तो ऑप्शन में कहीं भी H3PO2 नहीं दिख रहा, बट ऑप्शन में जो को इथानॉल दिख रहा है, यानी ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ए है, जिसको हम ट्रीट करते हैं SN+HCl से, तो एक कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसको फर्दर ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड से, तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बी फॉर्म करता है, और बी फिनॉल से रिएक्ट करके एक ब्यूटीफुल कलर कंपाउंड सी बनाता है, और सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। और इस इन्फॉर्मेशन के बाद बोला गया है कि आपको कंपाउंड ए को आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान देना, इसको आप हिंट देखोगे तो फिनॉल के साथ अगर मान लेते हैं बी क्लब कर रहा है, तो बी आपको हिंट कहीं ना कहीं कि बी जो है बी में भी BDC हो सकता है। तो BDC जो होता है यानी बेंजीन डाइक्लोराइड होता है, फिनॉल से क्लब करता है, तो आपका ऑरेंज कलर का डाई बनता है। ये BDC का जो एन सेंटर है, इसको अगर आप ऐसे दिखाओ तो यहाँ पे N पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा और एक डाई फॉर्म करता है ऑरेंज कलर का। ठीक है, यहाँ पे OH लगा देंगे। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो डाई फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपका कंपाउंड सी में भी हो सकता है। अब ध्यान देंगे, अब जो आपके पास बी है, तो बी कैसे फॉर्म करता है, तो सिंपल है, अनिलीन को जो तुम ट्रीट करोगे HNO2 से, तो आपका डाइजेनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझे? तो कहीं ना कहीं आपका जो कंपाउंड बीच बनेगा एनिलीन हो सकता है, तो एनिलीन का ट्रीटमेंट के बाद बन सकता है। और एनिलीन कैसे बनता है, तो जब आपको ध्यान देना SN+HCl किस कंपाउंड डालेंगे कि एनिलीन का फॉर्मेशन होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन में आप डालते हो SN+HCl, तो कहाँ जाएगा, एनिलीन में। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक सीरीज है कि आपका जो कंपाउंड ए होगा नाइट्रोबेंजीन होगा, देन SN+HCl से एनिलीन फॉर्म करेगा, जिसमें डालोगे नाइट्रस एसिड, तो क्या होगा, आपका BDC यानी डाइजेनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। उस डाइजेनियम सॉल्ट को डालोगे फिनॉल में, तो क्या होगा, कपलिंग रिएक्शन होगा और आपका ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब आपका कंपाउंड जो ए होगा हमारे बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, यानी नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, इस क्वेश्चन में आपके सामने एक डाइजेनियम सॉल्ट दिया हुआ है और एनिलीन दिया हुआ है, और बोला है कि इन एसिडिक मीडियम आपका एक डाई येलो डाई बनता है। तो डाई का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान ना, आपको पता है कि डाइजेनियम सॉल्ट का जो N पोजीशन है उसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ये जो पॉजिटिव यहाँ मैं दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोजन है। और एनिलीन सिस्टम का जो NH2 हेल्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो एनिलीन सिस्टम के ऑर्थन पारा पे क्या होता है, चार्ज नेगेटिव आने का कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है N+ जो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ये अटैक कहाँ करना चाहेगा, तो ये अटैक करना चाहेगा आपके एनिलीन के ऑर्थन पारा में। ऑर्थो में हिंड्रेंस ज़्यादा होता तो अटैक मेनली कहाँ होगा, पारा पोजीशन पे। पारा पे अगर अटैक होगा तो आपका जो कंपाउंड बनेगा, यानी जो आपका येलो डाई फॉर्मेशन होता है, वो ऐसा कुछ होगा। अब आप देखो कि आप जो स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हो वो किससे मैच करेगा, ध्यान देंगे, आप जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हो मैच किससे कर रहा है, तो मैच कर रहा है ऑप्शन डी के साथ। तो डी ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इस क्वेश्चन में आपके सामने एक कंपाउंड दिया हुआ, उसमें एक डाइजेनियम का जो पोजीशन है उसको हटा करके हमको यहाँ पे H को जोड़ना है। तो बोला गया है कि इसको हटाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। तो ध्यान देना, जब भी आपके सिस्टम से डाइजेनियम वाले पार्ट को हटाना होता है, यानी बेंजीन से जहाँ पे N2+ लिंक होता है उसको हटा के आपको H को अगर जोड़ना है, तो इसके लिए आपके पास NCERT में दो ही रिएजेंट है, एक होता है H3PO2, एक होता है H3PO2। तो H3PO2 क्या करेगा, सिस्टम को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा H3PO3 में। और एक होता है इथानॉल, तो इथानॉल खुद को ऑक्सीडाइज करेगा इथानॉल में, यानी खुद जाएगा इथानॉल में। ठीक है, यानी
डाइजेनियम सॉल्ट इसमें पीसीसी की तरह एक्ट करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा खुद, और जो आपका सिस्टम में खुद जाएगा यहाँ पे, यानी N2+ को हटा के आप H को लगा सकते हो। तो वो यहाँ तो वही काम करना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसके लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल तो है नहीं, यहाँ पे क्या है H3PO2 और वाटर, तो इस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने एनिलीन दिया हुआ है और उसको ट्रीट किया गया है Na2+ HCl से। तो पहले क्या फॉर्म करेगा, BDC फॉर्म करेगा, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। उसके बाद इसमें ऐड किया गया NN डाइमिथाइल एलिन ऐड किया गया था, ध्यान ना। NN डाइमिथाइल एलिन कुछ ऐसा होता है। अभी इसका जो N है इस पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस रिंग के ऑर्थन पारा पर डेंसिटी बढ़ा देगा। तो जो BDC का जो नाइट्रोजन है, जो इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोजन है, वो अटैक करेगा पारा पोजिशन में, क्योंकि ऑर्थो पोजिशन में हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। तो यहाँ जो पॉजिटिव जो BDC कर रहा था, ये अटैक यहाँ कर लेगा। तो आपका एक डाई का फॉर्मेशन होगा, यानी बेसिकली एक कपलिंग रिएक्शन जैसा है। तो यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपका जो Y होगा, Y कंपाउंड इस तरीके का होने वाला है। तो आप देखो कि कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो जो ऑप्शन ए होगा हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो इसका ए होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने एक सेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है और आपको बोला गया इसमें डी क्या बनेगा। तो ध्यान देना, पहले स्टेप में एनालिन में आप ऐड किए हो Na2+ HCl, तो इसमें पहला ए क्या बनेगा, तो ए बनेगा BDC बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड N2Cl, और उसमें डाल दो CuCN। तो CuCN क्या करेगा, N2Cl को हटा के Cn लग जाएगा। तो आपके सिस्टम में N2 हटा के हम Cn लगा देंगे। अब उसको रिड्यूस किए हो तो साइनाइड का रिडक्शन से क्या होगा, तो C जो बनेगा, तो जब भी Cn होता है उसको आप रिड्यूस करते हो तो Cn ग्रुप कहाँ जाता है, CH2NH2 में जाता है। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन से आपको बन जाएगा CH2NH2, यानी बेंजाइल अमाइन बन जाएगा। अब इसको आप ट्रीट करो नाइट्रस एसिड से, तो नाइट्रस एसिड क्या करेगा, तो यहाँ पे जो नाइट्रस एसिड है उसको डालने से जो NH2 ग्रुप है पहले N2+ में कन्वर्ट होगा। और चूँकि ये अल्काइल पोजिशन में लिंक है N2+, तो यहाँ से N2+ क्या होगा, इजीली बाहर निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे गैस फॉर्म में निकल जाता है। तो N2 बाहर निकल चुका है और कटायन बन गया आपके कहाँ पे, बेंजीन सिस्टम में N2 गैस बाहर निकल चुका है, बेंजाइल पोजिशन में कटायन बन चुका है। अब इस कटायन पे क्या होगा, आपका सॉल्वेंट यानी वाटर का अटैक होगा। तो वाटर का अटैक होता क्या होगा, आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड बना हुआ है। अब यहाँ से आप H को निकाल लो, यहाँ से आप H को निकालो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो आपका जो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपके पास की कॉन्सेप्ट यही था कि जब भी आपके पास अल्काइल का प्राइमरी मीन होता है तो उसमें आप डालते हो HNO2। तो इसमें पहले बनता है Rn2+, और Rn2+ जो होता है इसमें N2 जो है वो बाहर निकल सकता है, तो कटायन बनेगा और N2 गैस बाहर निकल चुका होगा। क्योंकि कटायन अनस्टेबल नहीं तो फॉर्म करेगा, तो ये अनस्टेबल है। आपका जो सॉल्ट होता है अनस्टेबल होता है, N2 गैस निकल गया और R+ बना, और इसमें आप वाटर का अटैक करने के बाद इसको आप भेज देते हो अल्कोहल में। वही है ना, अगर आपके पास बेंजीन से NH2 लिंक होगा तो एरोमेटिक अमाइंस में HNO डालने पे जो सॉल्ट बनता है डाइजेन सॉल्ट, वो स्टेबल होता है, वो फर्दर ब्रेक नहीं करता। रीजन है कि अगर उसको आप ब्रेक करोगे तो इसको ब्रेक करने पे आपका बनेगा N2 अलग होगा और बेंजीन पे पॉजिटिव आ जाएगा। और पता है कि बेंजीन का पॉजिटिव क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। यह होता है हाईली अनस्टेबल, क्योंकि आपके sp2 कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव क्या होता है, अनस्टेबल होता है। यहाँ पे sp2 कार्बन है, इसका स्कैटर ज़्यादा है, यहाँ पे हाईली अनस्टेबल होगा। तो ये प्रोसेस नहीं होगा, यानी जो प्रोसेस हम बात कर रहे हैं ये प्रोसेस होगा ही नहीं। यानी आपका जो एरोमेटिक का जो डाइजेनियम सॉल्ट होता है स्टेबल होता है, ये फर्दर ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेक करने के बाद अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है, तो यहीं पे स्टॉप कर जाएगा। तो ये जो पीछे वाला क्वेश्चन में था, इस पॉइंट के बाद ये चूँकि आपका अल्काइल अमीन जैसा लिंकेज है, इसलिए यहाँ पे BD से जो सॉल्ट बना है वो ब्रेक करके कटन गया है
और कैटायन से अल्कोहल बना है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उसका एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास बोला गया है कि एनिलीन को जब आप रीड करवाते हो ब्रोमीन वाटर से, तो एनिलीन सिस्टम है उसे आप रीड करते हो ब्रोमीन वाटर से। तो ब्रोमीन वाटर से क्या होगा, आपका जो तीनों पोजीशन है ऑर्थो पारा ऑर्थो सारे जगह क्या होता है ब्रोमीन जुड़ जाता है। यानी इस स्टेप के बाद आपका जो आउटकम दिखेगा वो ऐसा दिखने वाला है। उसके बाद बोला गया है इसको ट्रीट किया गया है सोडियम नाइट्राइट इन HCl यानी Na2+HCl ट्रीट किया गया है। तो आपका जो एनालिन का जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा डाइजेनियम सॉल्ट में। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका BDC वाले सिस्टम में। अब उसके बाद क्या है, तो कंपाउंड जो फॉर्म करता है उसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है टेट्राफ्लोरोबोरेट में। यानी इसमें हम लोग HA+BF3 ऐड करते हैं, या इसको बोल सकते हैं HB और HBF4 ऐड करते हो आप। तो उसमें क्या होता है कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो N2+BF4-। तो इसको आप लिंक कर लो। अब इसको अगर हीट करोगे तो हीट कर तो ऊपर का जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ बनता है N2+BF4-, तो हीट करने पे आपका बन जाता है फ्लोरोबेंजीन। यानी जहाँ पे N2 लिंक है वहाँ पे F लगा देना होता है। तो या वही काम यहाँ पे होगा, जहाँ पे N2 लगा वहाँ पे F लगा दो तो अल्टीमेटली आपका फॉर्म कर जाएगा। यहाँ फ्लोरीन जोड़ दो और बाकी जगह ब्रोमीन जोड़ दो। यानी आपको बन क्या रहा है चलो, तो आपको बन जा रहा है आपके फ्लोरीन के 2,4,6 पे क्या ब्रोमीन है, तो इसको बोल सकते हो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों इसमें सिंपली क्या था, जो वर्ड्स में लिखा है उसको हम रिएक्शन में कन्वर्ट कर लिए। सारा एनसीडी का रीजेंट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस आप प्रोसेस को फॉलो करते जाओगे आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नाइट्रो कंपाउंड है जो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट नहीं करता। ध्यान ना, जब भी इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कशन करते हैं तो नाइट्रो कंपाउंड कि आप अल्फ़ा कार्बन पे फोकस करना। तो अगर आपके अल्फ़ा कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन होगा तो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट किस तरीके से करता है, तो नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 होता है। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है शॉर्टकट कि आपको वाटर निकालना है। तो अगर अल्फ़ा पोजीशन का नाइट्रो जो है उसका अल्फ़ा पोजीशन हम दिखा रहे हैं। अब HO2 का जो स्ट्रक्चर होता है HONO। तो यहाँ पे क्या होगा, चूँकि अल्फ़ा पोजीशन में 2 हाइड्रोजन है तो नाइट्रस एसिड का जो N1O है उसको आप यहाँ रख दो और यहाँ से 2 और यहाँ से O निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको फॉर्म करता है इस तरह के कंपाउंड। बात समझ में आया। अगर आपके पास अल्फ़ा कार्बन पर अगर 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में क्या होता है ना, आपका जो नाइट्रस एसिड है उस नाइट्रस एसिड का HONO को आप दिखाओ यहाँ पे, और यहाँ से इससे वाटर निकल जाएगा और ये इससे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड बन जाएगा। बात समझे। अगर आपके अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि उस केस में वाटर निकलने का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर आपके अल्फ़ा पोजीशन पे अगर H नहीं है तो उस केस में रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखते हो तो आपको सिंपली बोला गया है कि किस नाइट्रो कंपाउंड में नाइट्रस एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, तो जिस कंपाउंड में नाइट्रो के बगल वाले कार्बन पे H नहीं होगा। यानी हमारा जो
आंसर होगा सी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नाइट्रोबेंजीन को आप ट्रीट कर रहे हो नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, यानी कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड H2SO से ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा। तो ध्यान देना, आपका नाइट्रोबेंजीन का जो NO2 ग्रुप है वो होता है -M और -R होता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। तो ये जो होता है इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा मेटा पोजीशन पे, यानी मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो आपका जो आउटकम बनेगा, तो जो नया NO2 इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसके मेटा पोजीशन पे, तो ये फॉर्म करेगा 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, यानी ऑप्शन जो डी होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास नाइट्रोबेंजीन को ट्रीट किया गया है जिंक NH4Cl के साथ। अब बोला है इसका रिडक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान देना, ये आपका रिएजेंट एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ और बार बार आपके एग्जाम में आता है। तो आपको बेसिकली नाइट्रोबेंजीन का डिफरेंट केसेस में रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना के छोड़ा हो अपने चैनल पे, तो उसको आपको देख लेना है और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो ध्यान देंगे, आपको सिंपली क्या करना है कि ये नाइट्रोबेंजीन का अलग अलग किस्म लिस्ट दिया हुआ है। अब इसमें आप देखना, जब इसको ट्रीट करते हो जिंक NH4Cl के साथ तो बनता है आपके पास फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन फॉर्म करता है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका होगा ऑप्शन ए, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। बच्चों लोग आपके सामने गिरनार्ड रिएजेंट अटैक करवा रहे हैं क्रिएटिन पार्टिकल पे। तो यहाँ पे साइनाइड पे अटैक करेगा। तो ध्यान देना, जब भी गिरनार्ड का रिएक्शन होता है साइनाइड पे तो आपको सिंपली क्या करना होता है, तो यहाँ पे अगर गिरनार्ड रिएजेंट R1 MgX अगर हम मानते हैं तो इसका R1 पे पोलरिटी नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव पोलरिटी यहाँ पे अटैक करेगा और आपको अल्टीमेटली क्या बनेगा, RC से आप R1 को जोड़ देना और यहाँ पर डबल बॉन्ड O बना देना, यानी बन जाता है कीटोन या फिर एल्डिहाइड। तो ध्यान देना, यहाँ का पोलरिटी नेगेटिव यहाँ पर होगा तो ये अटैक इस कारण पे करेगा। तो अल्टीमेटली आपका जो आउटकम बनेगा उस पॉइंट के कारण पे आप डबल बॉन्ड O लगा दोगे और यहाँ पे एक CH3 जोड़ देंगे गिरनार्ड रिएजेंट वाला, ठीक है। और नीचे जो OCH3 लगा था मेटा पोजीशन उसको जोड़ देना, यानी आपका जो P बनेगा P कुछ ऐसा बनने वाला है। तो सिंपल आपके गिरनार्ड रिएजेंट के रिएक्शन का एप्लीकेशन था। तो ऑप्शन देखोगे हमारा जो सॉल्यूशन है मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ, तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एसीटोनाइट्राइल का हम एसिडिक मीडियम में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा। तो ध्यान देना, एसीटोनाइट्राइल बेसिकली एक साइनाइड होता है, सीन ग्रुप होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास साइनाइड ग्रुप होता है उसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो अल्टीमेटली बनता है जाता है एसिड में। बट ये जो एसिड बनने का जो रूट होता है वो जाता है अमाइड के थ्रू, यानी बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, यानी पहले अमाइड बनेगा और अमाइड से फिर एसिड बनता है। बात समझ में? तो कभी भी अगर आपको लिखा रहेगा H+H2 और लिखा रहेगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रोलाइसिस पूरा नहीं किया गया है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिस्टम को आपको स्टॉप करना होता है अमाइड वाले पॉइंट पे, यानी उस केस में आपका अमाइड पे ही सिस्टम रुक जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस कंपाउंड का जो हाइड्रोलाइसिस किया गया है पार्शियल किया गया, तो पार्शियल में क्या होगा, जो सीन ग्रुप कहाँ रुकेगा, अमाइड वाले पार्ट पे। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, तो होता है एस्टामाइड। तो ऑप्शन डी क्या होगा, डी होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।